हेलो डियरिस्ट, मैं हूँ वासिफ और आज के इस इरिगेशन की क्लास में हम नई यूनिट को शुरू करेंगे जो कि है लिफ्ट इरिगेशन या फिर इसको ट्यूबवेल इरिगेशन भी कहते हैं। इसके बारे में हमने एक सरसरी सा एक जायज़ा लिया था पिछली क्लास में कि जो लिफ्ट इरिगेशन होता है वो किस बारे में होता है, किस तरह से काम करता है। इसको ट्यूबवेल इरिगेशन भी कहते हैं क्योंकि जो ट्यूबवेल वाली जो मेथडोलॉजी होती है वो इसी पे काम करती है कि पानी कुछ अंडरग्राउंड निकाल कर पानी और जो टॉप सरफेस होती है वहाँ पे लाके पानी को इरिगेट किया जाता है खेतों को। तो देखें आप, ये लिखा हुआ है, जब जल का स्रोत खेतों के सामान्य भूमि से नीचे होता है, जब जल का स्रोत खेतों के सामान्य भूमि तल से नीचे होता है तो फसलों की सिंचाई के लिए पानी को गहराई से उठाना पड़ता है। पानी को निचले तल से उठाकर सिंचाई करने की विधि को लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं कि एक नीचे लेवल से पानी को निकालकर ऊपर लेवल पर लाकर जो सिंचाई की जाती है वो लिफ्ट इरिगेशन कहलाती है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि पानी को निचले तल से उठाकर सिंचाई करने की विधि कहलाती है लिफ्ट इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन और फ्लो इरिगेशन। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। तो अब आप जान गए ये किस बारे में है। ये कुछ डिटेल लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड वाटर बेसिकली आप जानते हैं कि जो हमारी जो अर्थ है वो डिफरेंट लेयर्स में उसका जो पूरी जो मोटाई है वो उसमें अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं। तो ऐसे ही लेयर्स में जो पानी पर्कुलेशन के थ्रू रिश्ता हुआ, इन लेयर्स में जब वो पानी ट्रैप हो जाता है पृथ्वी के अंदर जाकर, तो यही एक जो और उसी पानी की फॉर्म को हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो पानी भूमि की सतह से नीचे इनकी परतों में समाया होता है इसे भौमजल कहते हैं। ऐसा अनुमान है कि सभी समुद्रों में जितना पानी उपलब्ध है इसका 0.4 पानी भूमि के अंदर है। भौमजल की मात्रा 5.10⁶ किलोमीटर क्यूब आंकी गई है। कहने का मतलब है कि जो हमारे जितना भी जो वाटर का अमाउंट हमारी अर्थ पे है समुद्रों के रूप में जो 70% हम बोलते हैं, तो उसका जो 0.4% जो पानी एज ए ग्राउंड वाटर के तौर पर पाया जाता है। वैसे भी ये माना जाता है कि अर्थ पर लगभग 2.4% जो टोटल पानी है उसका 2.4% पानी ही सिर्फ यूज़ करने लायक है। और उसमें भी जो ग्राउंड और मोस्टली उसमें 2.4 में अगर 0.4% को ग्राउंड वाटर के तौर पे हम लेते हैं तो जो हमारा 2% जो रह गया वो ज़्यादातर जो ग्लेशियर्स की जो फॉर्म है, जो जिनको हिंदी में हिमनद बोलते हैं, और इन एरियो में वो ग्लेशियर की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे इसके बारे में। अब देखें ये होता कैसे है कि भूमि की सतह के ऊपर तथा इसके भीतर सभी जलों का स्रोत वर्षा है। जब वर्षा होती है तो वर्षा जल भूमि पर गिर कर ढालों पर बहने लगती है।
इस पानी का एक बड़ा भाग जलधाराओं व नदी नालों का रूप धारण करके आगे बढ़ता है तथा अंत में समुद्र में चला जाता है। वर्षा जल का कुछ भाग मृदा की सांद्रता के कारण रिसता हुआ भूमि अथवा भूमि के चट्टान दरारों में घुस जाता है। तो वो ये कि बात कर रहे हैं कि जो ग्राउंड वाटर है वो किस तरह से वजूद में आता है, एग्जिस्टेंस उसकी किस तरह से आती है। तो जिससे हमने पहले भी बताया, जो एक पर्कुलेशन की जो फिनोमिना होती है, पानी जो सॉइल के जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू धीरे धीरे रिश्ता हुआ जो नीचे जो लेयर्स होती हैं उनमें जो ट्रैप हो जाता है, उनमें मतलब समा जाता है उनके ऊपर। तो वही जो ग्राउंड वाटर है उसकी शक्ल अख्तियार कर लेता है। अब देख रहे हैं वर्षा का कुछ भाग मृदा की सांद्रता पोरोसिटी जो जो एक जो फीचर होता है, पोर्स बोलते हैं जो उसमें वर्ड्स वगैरह होते हैं, और जो एक एडजेक्टिव अगर इसको तौर पे लें तो वो कहलाएगी उसकी पोरोसिटी। रिश्ता हुआ भूमि व चट्टानों की दरारों छिद्रों में घुसकर नीचे भूमि में चला जाता है। अवा भूमि में स्थिर जल अपरिवेश परतों तक पहुंचकर ये जल नीचे पाताल तक नहीं पहुंच पाता और वहीं रुका रहता है। कहने का मतलब है कि जो हमारी जो ग्राउंड्स हैं उनमें जो लेयर्स हैं वो इम्परमेबल लेयर्स के बीच में जो पानी वो होता है इम्परमेबल लेयर में रुक जाता है। वरना वो क्या करेगा, अगर ये इम्परमेबल लेयर्स ना हो तो वो रिश्ता हुआ जो हमारी पहुंच से नीचे बहुत ज़्यादा नीचे पहुंच जाएगा। तो जो वो सीधे नीचे ना जाकर जो लेयर्स होती हैं जो उसको अलाउ नहीं करती अपने अंदर से गुजरने के लिए, उन लेयर्स के ऊपर रुक जाता है। इसी को हम वाटर टेबल फिर का नाम देते हैं, जो इतनी हाइट पर वो रुकता है। अब जो हम लेयर्स की बात कर रहे थे, तो अब वही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेयर्स के ही बारे में है कि परवियस लेयर इम्परवियस लेयर्स। देखते हैं क्या चीज़ होती है। देखें परवियस कौन सी होती हैं, जो वाटर को कंटेन करती हैं और वाटर को अलाउ भी करती हैं कि उनसे पानी वाटर गुज़र सके। तो इस तरह की जो लेयर्स होती हैं वो कहलाती हैं परवियस लेयर्स। और जो इम्परवियस लेयर होती हैं वो इसका जस्ट रिवर्स होता है। देखें क्या होता है, जिन परतों से जल निकल जाता है अथवा जो जल धारण कर सकती हैं उन्हें परवियस लेयर्स। तो हम पढ़ रहे थे, जिन परतों से जल नीचे निकल जाता है अथवा जो जल धारण कर सकती हैं उन्हें प्रवेश जलधारी परतें कहते हैं। जैसे बालू। अब ये सॉइल के टाइप दिए हुए हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। देखें, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट इत्यादि। और जो इम्परवियस लेयर हैं, जिन परतों में पानी निकल कर नहीं जा सकता अथवा उनके ऊपर ही रुक जाता है। कहने का मतलब है वो लेयर्स जो पानी को अलाउ नहीं करती कि पानी उनसे होकर गुजर सके, तो ऐसी लेयर्स को क्या बोलते हैं। और जो पानी इनसे होकर नहीं गुजरेगा तो पानी को ये कंटेन एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स की जो और जो किले की परतें, इस तरह ये जो फॉर्म है सॉइल की, ये फॉर्म ऐसी हैं जो इम्परवियस जिनको हम बोल सकते हैं। अब देखें यहाँ पे एक फिगर के द्वारा आपको ये जो
जिस बारे में डिस्कस कर रहे थे वो समझाने की कोशिश की गई है। इस चीज़ को आप देखें, ये देखें, ये कोई प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश होती है, और एक वाटर कंटेनिंग बॉडी लेक है ये, जिसमें क्या होता है, पानी प्रेसिपिटेट करता हुआ, ये कुछ लेयर्स हैं। ये देखें, जो सबसे जो ऊपर की जो लेयर होती है जो सॉइल की, हमारी अर्थ की, वो परवियस होती है। तो देखें, पहली लेयर क्या है, परवियस लेयर है, उसके बाद इम्परवियस लेयर है, फिर परवियस लेयर है, फिर इम्परवियस लेयर है। तो इस तरह से जो एक जो सॉइल की जो फॉर्मेशन होती है वो इस तरह से लेयर्स के फॉर्म में हुई होती है। तो चलिए अब आप समझ पाओगे कि ग्राउंड वाटर क्या होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल, देखें देखें ग्राउंड वाटर टेबल क्या होता है, जब जो टॉप जो लेयर होती है सरफेस की, अर्थ की, वो परवियस होती है, और उसके थ्रू पानी रिसता हुआ जो उसके नीचे जो इम्परवियस लेयर है, और फिर पानी रिसता हुआ इम्परवियस लेयर के ऊपर जितनी हाइट तक रुकता है, और जो उस पानी की जो टॉप जो पॉइंट होता है उस हाइट का, उसी को बेसिकली हम बोलते हैं वाटर टेबल। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है। भूमि से संलग्न प्रवेश या जलधारी परतों में जहाँ तक भौमजल भरा रहता है उसे भौमजल तल कहते हैं। सामान्यतः ये रेखा भूमि सतह की ढाल के अनुरूप होती है। कुओं से पानी निकाले जाने पर भौमजल नीचे चला जाता है, परंतु वर्षा में भूमि में पानी रिसने के कारण ये पुनः ऊपर उठ जाता है। कोई वही जनरल सी बात है। अब क्या बोल रहे हैं, भौम जल का स्तर, उतार चढ़ाव, वर्षा, तापमान, किन किन चीज़ों पे बेसिकली डिपेंड करता है। ये सब बातें कि प्रेशर कितना है और टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर लो है, एवेपोरेशन कम होगा, तो जो रिसन है, पर्कुलेशन ज़्यादा होगा। ये सब चीज़ें हैं जिन पर जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो डिपेंड करता है। अब देखें, एक लेयर्स के बारे में यहाँ पर एक जिक्र किया गया है, जो है मोटा लेयर। ये क्या है, देखें क्या लिखा हुआ है। भौमजल तल से ऊपर अथवा भूमि से सटी हुई यदि ऐसी कोई सतह विद्यमान है जो मोटा नहीं कहलाती। इसका क्या मतलब है, देखें बेसिकली ये एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली लेयर्स के बारे में बात है। जो देखें, मोटा, मर्तबा, नागासागा, ये उसके लोकल नाम है, जो गंगा यमुना द्वाब में भौमजल तल से कुछ मीटर नीचे मृत्तिका, बालू, कंकड़ अथवा अन्य कठोर पदार्थों से की बनी होती है। अब देखें, अब बात करेंगे हम अब एक्वीफर्स के बारे में बात करेंगे। और ये डाटा दिया हुआ है, जैसे जो सॉइल होती है कि बालू की पोरोसिटी कितनी है और किले की कितनी है। जो बालू है उसमें से कितने % पानी रिस के जा सकता है,
इसको याद रखिए, फैक्ट्स के तौर पर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब जलधारी पढ़ते हैं या फिर जलभृत और इंग्लिश में एक्यूफर्स के बारे में बात करते हैं। देखें बेसिकली ये 3 तरह के एक्यूफर्स होते हैं, उनकी फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला देखते हैं। देखें जब कोई परवियस लेयर इस तरह से अंडरग्राउंड ट्रैप होती है जिसमें ऊपर नीचे उसके इम्परवियस लेयर होती है, तो इस तरह की जो लेयर्स होती हैं और इस तरह का जो, तो पानी क्या होता है इसके बीच में ट्रैप होता है। अगर मैं आपको होगा इसमें आगे, जैसे आप देख सकते हैं ये जो इन्होंने एक आगे आर्टिशियन वेल है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने जो दिखाया है आर्टिशियन वेल, तो इम्परवियसली जो कन्फाइंड एक्वीफर है उसको समझते हैं। देखें ये 2 इम्परवियस लेयर है, ठीक है, और इनके बीच में ये जो एक लेयर फंसी हुई है ये वाली, तो इसी को हम बोलते हैं कन्फाइंड एक्वीफर्स। तो जिसमें पानी इस तरफ जो होगी वो इसकी ओपन होगा, जहाँ से इसमें पानी आ रहा है। तो इस तरह की जो लेयर्स होती है जो, और जो फिर जो पानी इनमें ट्रैप हो जाता है, तो वो जो एक्वीफर्स होते हैं तो इन्हीं को बोलते हैं कन्फाइंड एक्वीफर्स। अब देखो क्या अनकन्फाइंड एक्वीफर्स क्या होते हैं। ऐसी जलधारी परतें जिनमें भौमजल तल वर्षा ऋतु के अनुसार ऊपर उठने अथवा नीचे जाने के लिए मुक्त होता है। अपरिरुद्ध या फिर अनकन्फाइंड एक्वीफर्स कहते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है पर्च्ड एक्वीफर। पर्च्ड एक्वीफर ऐसा होता है जब जो कोई इम्परवियस लेयर होती है, उन पे इम्परवियस लेयर के ऊपर वाटर टेबल, ये जैसे यहाँ पे शो किया गया है, ये वाली पर्च्ड एक्वीफर, उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी एक लेंथ में लेयर ऐसे होती है जैसे ये पैराबोलिक टाइप की, तो इसमें पानी रुक जाता है। तो ऐसे ही जो एक पानी का जो सोर्स बनता है इसी को हम बोलते हैं पर्च्ड एक्वीफर। तो ये हो गया गाइस एक्वीफर्स के बारे में। अब जो है हम बात करेंगे वेल्स के बारे में, कुएं के बारे में। कुएं के बारे में हम बात करेंगे कि जो जब हम कुआं बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं वो इरिगेशन के लिए, ग्राउंड वाटर को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से तरह के होते हैं। कुएं के बारे में तो वैसे आप जानते होंगे यार। अब इनके टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। देखो शैलो वेल्स। वेल्स कौन से हो जाएंगे, जो देखें जो ऊपर की लेयर है उसमें ही, मतलब कम गहराई में जो बने होंगे। ये कुआं भूमि की ऊपरी प्रवेश परत में छिद्र करके बनाया जाता है, इसलिए कम गहरा होता है। इस कुएं को खुदा ओपन और टग वेल भी कहते हैं। इस कुएं में पानी केवल इसी प्रवेश लेयर से प्राप्त होता है, मतलब जो ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है जहाँ पे वाटर टेबल होता है, उससे ही पानी हासिल किया जाता है। और क्या बोल रहा है,
कुएं में जल स्तर प्रवेश परत की जल धारण क्षमता पर निर्भर करता है। चलिए ये सब कहानी लिखी हुई है। ये देखें, अब फिगर में आप बेहतर आपको समझ में आएगा। ये देखें, ये कोई इम्परवियस लेयर थी, सही है। उसके ऊपर पानी क्या हुआ, पानी रुक गया। और पानी कितना ऊपर रुका, ये इतना ऊपर तक, ये वाला, ठीक है। और ये वाटर टेबल है, वो सॉरी जो हमारा अर्थ का सरफेस है, ग्राउंड लेवल है। तो हम यही जो पहली जो लेयर है, इसमें से जो हम पानी निकालने के लिए जो खुदाई करते हैं इस तरह से वेल की फॉर्म में, तो यही होता है शैलो वेल्स। अब ये पक्का भी हो सकता है, ये जो लाइनिंग है ये पक्की भी हो सकती है और कच्ची भी हो सकती है। तो इसी के बेस पे इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है, इसको बांटा गया है 2 पार्ट्स में, 3 में बेसिकली। देखें कौन कौन सा है। पहला है कच्चा, पक्का, मोटा बेल। मोटा बेल वो हो गया जो इससे पहले हमने जो एक स्पेसिफिक एरिया की जो एक लेयर्स थी, जो गंगा यमुना जो द्वीप का क्षेत्र है उस एरिया में पाई जाती है, वहाँ से जो निकलती है। अब फर्दर इसको एलेबोरेट किया गया है कि अनलाइंड वेल, कच्चा कुएं के बारे में बताया गया। कच्चा कुआं एक प्रकार का गड्ढा सा ही होता है जिसकी परिधि मृदा की होती है। ये कुआं कम या तक गहराई का होता है जिसे कृषक स्वयं ही खोद लेते हैं। ये कुआं अस्थायी होता है जो 1-2 मौसमों के बाद प्रायः बंद हो जाता है यदि भूमि के नीचे सख्त प्रकार की मृदा है अथवा पथरीली भूमि है। तो कुएं की गोलाई को पक्का करने की विशेष आवश्यकता रहती है। अब यह है कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है। जो ये अब हम पक्का वाला जो कुआं है, ये कुछ स्थायी कुएं होते हैं, कुछ अधिक समय तक संतोषजनक काम कर सकते हैं। ढह जाने से बचाने के लिए इनका गोला स्टेनिंग, जिसे स्टेनिंग कहते हैं, ये जो राउंड सा जो होता है चिनाई का बनाया जाता है, जिसके करीब नीचे चलिए अब पढ़ लेना ये। अब देखेंगे मोटा कुआं क्या होगा। जो हमारी जो स्पेसिफिक एरिया में जो एक लेयर्स थी और उस लेयर्स में हम जो खोद कर पानी को निकालेंगे तो वही होगा मोटा कुआं। देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गंगा यमुना द्वीप क्षेत्र से पढ़ लेना आप इसको। गहरे कुएं अब क्या आ जाएगा, जो कई लेयर्स के बीच में से होते चले जाएं। जैसे एक ये, जैसे आप यहाँ पे गहरे कुएं के डीप वेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक इम्परवियस लेयर थी। तो शैलो वेल्स में क्या था, जो खुदाई की गई वो इसी लेयर्स में ही की गई। लेकिन जो डीप वेल्स में क्या हुआ, खुदाई इसके अंदर भी होगी। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं हम इम्परवियस, वो डीप वेल्स, ट्यूबवेल्स। और जो ट्यूबवेल्स हैं वो जो हम इरिगेट करने के लिए जनरली उत्तर प्रदेश में तो वाइडली यूज़ होते हैं। 70% के करीब यही ट्यूबवेल्स ही सिंचाई के लिए यूज़ होते हैं। तो जो ट्यूबवेल्स होते हैं वो डीप वेल्स की एक फॉर्म है। आर्टेशियन वेल क्या होते हैं, आर्टेशियन वेल्स पाताल तोड़ बहते कुएं। ये बेसिकली ये जो जैसे एक अनकन्फाइंड एक्वीफर है, कन्फाइंड एक्वीफर है ये, जहाँ पे पानी ट्रैप हो गया है इसके बीच में, ये पानी यहाँ पे, ये पानी इसमें रुका हुआ है।
और फिर क्या करता है ये, जब पानी का प्रेशर इधर से आता है तो फिर ये खुद ब खुद यहाँ से पानी निकलने लगता है। इसी को हम बोलते हैं आर्टिशियन वेल। अब इसमें आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। देखें, गहरी घाटियों में ये कुएं प्रायः पाए जाते हैं। अधिक ढाल पर दो अपरिवेश सतहों के बीच फंसी जलधारी परतें जलीय दाब के कारण बाहर आने की चेष्टा करती हैं। ज्यों ही जलधारी सतह को भेदा जाता है ये दाब मुक्त होकर अपने आप फूट पड़ती है। कहने का मतलब, जब ये तरफ प्रेशर, जो वाटर प्रेशर इधर उधर से आ रहा है दोनों तरफ से, और जो लेयर के ऊपर एक फोर्स प्रेशर जनरेट करती है, और जब इनमें इतना प्रेशर हो जाता है कि उसको तोड़कर उसको हटाते हुए जब वो बाहर आ जाती हैं तो वो एक फुव्वारा के टाइप में पानी बाहर निकलने लगता है। तो इसी तो को बोलते हैं हम आर्टिशियन वेल्स। अब कुछ ये, अब एक हमारा जो बेसिकली जो टिपिकल ट्यूबवेल है उसको ही हमने पढ़ना है, तो उसके बारे में कुछ ये टर्म्स हैं, जैसे कि जो ईल्ड ऑफ वेल, तो हमने हालांकि इसको पहले उसमें डिस्कस किया था। देखिए, ईल्ड ऑफ वेल क्या होता है, कुएं से प्राप्त पानी होने की दर को कुएं की दर की क्षमता लब्धि कहते हैं। सही है। ये लीटर पर मिनट में अथवा घन मीटर पर घंटे में आंकी जाती है। इनफिल्ट्रेशन हेड रिसन हेड क्या होता है, कुएं में शुरू में पानी का तल भौम जल स्तर पर रहता है। पानी निकालने पर यह तल नीचे गिर जाता है, अतः प्रारंभिक जल तल तथा गिरे हुए पानी के तल के ऊर्ध्व अंतर को रिसन हेड कहते हैं। तो गाइस समझ गए होंगे, जब स्टार्टिंग में जो वाटर टेबल होता है और फिर हमने उस एरिया में एक वेल लगा दिया, तो जो वाटर टेबल है वो नीचे चला जाएगा। तो ये जो, और उसके आसपास का जो वाटर लेवल होगा वो अप होगा, और पानी निकालने के बाद वाटर टेबल डाउन होगा। तो ये जो डिफरेंस है, तो इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल डिप्रेशन हेड।